Hello students, welcome back. Today we'll discuss second part of physical preparation and draping of the surgical site. Physical preparation of the patient before surgery. सर्जरी से पहले पेशेंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था यूरिनरी कैथेटराइजेशन, जो कि फिजिकल प्रिपरेशन में आता है। तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन हमने डिस्कस किया था। अब जो सेकंड पार्ट है दैट इज सिकिन प्रिपरेशन, की पेशेंट की सिकिन जो होती है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, सर्जिकल साइट जो होती है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सिकिन प्रिपरेशन का जो पर्पज़ होता है वो क्यों होता है। सिकिन प्रिपरेशन का पर्पज़ ये होता है ताकि सर्जिकल साइट जो है वो ट्रांसेंट एंड रेजिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो, डर्ट सिकिन ऑयल से फ्री हो, ताकि जब भी हम सर्जिकल इंसिजन देंगे सिकिन के अंदर, इंसिजन सिकिन के थ्रू इंसिजन देंगे तो उससे कम डेंजर हो, कम चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हो। क्योंकि अगर सिकिन के ऊपर ट्रांजेंट या रेजिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिम्स होंगे, डर्ट होंगी, तो इंसिजन के थ्रू एंटर बॉडी कैविटीज़ में हो सकता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए सर्जिकल साइट जो है वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, चाहे ट्रांजिएंट या रेजिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डर्ट होंगे, उससे फ्री होना चाहिए। अब कुछ सर्जन जो होता है, कुछ सर्जन्स पेशेंट को नहाने के लिए बोलते हैं विद एंटी माइक्रोबियल सोप। एंटी माइक्रोबियल सोप से पेशेंट को बोलते हैं जिस दिन आपको सर्जरी होगी उस दिन सुबह आप एंटी माइक्रोबियल सोप से नहा लो। और उसके बाद पेशेंट जब नहाएगा, पेशेंट को ये चीज़, चाहे वो नहाएगा या नहीं नहाएगा, तो पेशेंट को ये चीज़ एडवाइस करना होता है कि आप बॉडी ऑयल्स या क्रीम्स या लोशंस वॉशिंग के बाद यूज़ मत करो। जिस दिन सर्जिकल प्रोसीजर होगा आप नहा लोगे, चाहे एंटी माइक्रोबियल सोप या नॉर्मल सोप से आप नहाओगे, उसके बाद आपको बॉडी क्रीम्स, लोशंस, ऑयल्स ये यूज़ नहीं करने होते हैं। क्योंकि इन प्रोडक्ट से क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल सोप जो होती है उसकी एफिकेसी डिक्रीज होती है, या दूसरे जो प्रोडक्ट्स हम लगाते हैं लाइक रिटर्न इलेक्ट्रोड, ईसीजी लगाता है, तो वो इंटरफेयर करता है, वो प्रॉपरली सिकिन के साथ इंटैक्ट नहीं हो जाता है, उनकी एफिकेसी डिक्रीज होती है। तो इसीलिए ये जो आइटम्स होते हैं, ये जो लाइक बॉडी क्रीम्स होते हैं, लोशंस होते हैं, ऑयल्स होते हैं, ये अप्लाई नहीं करने होते हैं। इनसे क्या होता है, एक तो एंटी माइक्रोबियल सोप या एंटी माइक्रोबियल सोल्यूशन जो हम यूज़ करते हैं उसकी एफिकेसी डिक्रीज होती है, और दूसरे प्रोडक्ट जो होते हैं तो वो प्रोडक्ट्स प्रॉपरली सिकिन के साथ कांटेक्ट नहीं होता, इंटरफेरेंस होती है लाइक ईसीजी या रिटर्न इलेक्ट्रोड। अब उसके बाद जब पेशेंट, नर्स जो होती है, पेरी ऑपरेटिव नर्स जो होती है या असिस्टेंट जो होता है, उसको पेशेंट की स्किन जो होती है वो असेस करनी होती है ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसेस। प्रिपरेशन के बाद और प्रिपरेशन से पहले भी ये जो असिस्टेंट होता है या पेरी ऑपरेटिव नर्स होती है उसको असेस करना होता है, उसको पेशेंट की स्किन असेस करनी होती है, और उसकी जो कंडीशन होगी वो डॉक्यूमेंट करनी होती है। पेशेंट की जो स्किन होती है उसकी जो कंडीशन होगी, अगर कहीं भी लीजन्स होंगे, कट्स होंगे, मार्क्स होंगे, वो मेंशन करना होता है, डॉक्यूमेंट करना होता है। क्योंकि अगर स्किन पे कहीं पे इरिटेशन होगी, एबनॉर्मल स्किन इरिटेशन होगी, इन्फेक्शन होगा, एब्रेशंस होंगे, चाहे वो सर्जिकल साइट के ऊपर हो या सर्जिकल साइट के नियर हो, नज़दीक हो, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकती है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। और ये चीज़ जब आप ये असेस करोगे, थिएटर असिस्टेंट या पेरी ऑपरेटिव नर्स जो होती है, जब वो पेशेंट की स्किन असेस करेगा, कहीं पे इन्फेक्शन मत है सर्जिकल साइट के नज़दीक या सर्जिकल साइट के ऊपर, एबनॉर्मल स्किन इरिटेशन मत है, एब्रेशंस या कट्स मत है, तो ये चीज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकती है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। अगर आपने ये चीज़ असेस किया, ये चीज़ पेशेंट में देखा, तो इमीडिएटली सर्जन को रिपोर्ट करना चाहिए। सर्जन को ये चीज़ रिपोर्ट करना चाहिए कि पेशेंट को सर्जिकल साइट के नज़दीक या सर्जिकल साइट के ऊपर इन्फेक्शन है, या कट्स लगे हुए हैं, या स्किन इरिटेशन हुई है। तो ये एक तो कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकती है, सर्जिकल प्रोसीजर कैंसिल किया जाएगा या पोस्टपोन किया जाएगा, या और साथ साथ आपको सर्जन को इन्फॉर्म भी करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। कुछ पेशेंट्स में बॉडी पियर्सिंग ज्वेलरीज होती है,
लाइक कि फेस पे हो सकते हैं, टंग्स पे, नोज, लिप्स, आईब्रोज, ईयर्स, जो कि इजीली आइडेंटिफाइड प्लेस है, जिनको आप इजीली देख सकते हो। अगर फेस के ऊपर, टंग के ऊपर, नोज, लिप, आईब्रोज, ईयर्स के ऊपर ज्वेलरीज है, वो आप देख सकते हो, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन कुछ केसेस में, कुछ पेशेंट्स में, कुछ पर्सन्स में पियर्सिंग ज्वेलरीज जो होती है वो क्लॉथ्स के अंदर होती है, कपड़ों के अंदर होती है, लाइक निपल्स के ऊपर होंगे, अम्बलाइकस के ऊपर होंगे, या जेनाइटल्स के ऊपर होती है। तो ये बॉडी पियर्सिंग ज्वेलरीज जो होती है, पेशेंट को बोलना होता है और ये रिमूव करने होते हैं, सर्जरी से पहले रिमूव करने होते हैं, सेफ्टी रीज़न के लिए। सेफ्टी रीज़न के लिए ये जो बॉडी पियर्सिंग ज्वेलरीज होती है इनको रिमूव करना होता है। और कुछ बॉडी पियर्सिंग ज्वेलरीज जो होती है, जिनको हम ऐसे इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड टूल चाहिए होता है उनको रिमूव करने के लिए। तो पेशेंट को पहले ही एसेस करके रखना होता है और पेशेंट को बोलना होता है कि अगर आपको कहीं पे ज्वेलरीज है जो कि आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो उस पेशेंट को बोलना होता है कि ये आप रिमूव करोगे, जितनी भी ज्वेलरीज होंगी किसी भी साइड पे होंगे वो रिमूव करने होते हैं। कुछ पियर्सिंग ज्वेलरीज जो होती है वो इजीली रिमूव नहीं होते, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड टूल चाहिए होता है, जो कि अवेलेबल होना चाहिए। पेशेंट फैसिलिटी जो होती है तो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, ताकि ये जो बॉडी पियर्सिंग ज्वेलरीज होती है उनको आप रिमूव कर पाओगे। क्योंकि बॉडी पियर्सिंग ज्वेलरी से क्या हो सकता है, एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, और जब भी आप पोजीशन करोगे पेशेंट को, उनसे प्रेशर इंजरी हो सकती है। प्रेशर इंजरी होने के साथ साथ बर्न्स भी हो सकती है। जब भी हम इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट ESU डाइथर्मी यूज़ करेंगे तो उससे पेशेंट को क्या हो जाएगा, बॉडी पियर्सिंग ज्वेलरीज जिस साइड पे होंगे वहाँ पे बर्न्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर ओरल पियर्सिंग ज्वेलरीज होते हैं तो उनमें क्या हो जाएगा, वो डिसलॉज हो सकते हैं। पेशेंट अगर वो प्रॉपरली टाइट नहीं है, प्रॉपरली फिट नहीं है, तो वो डिसलॉज होके, डिस्प्लेस होके पेशेंट की ईयरवे में जा सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। अगर जेनाइटल ज्वेलरी है, जेनाइटल्स पे ज्वेलरी लगाई हुई है, तो वो यूरिनरी कैथेटराइजेशन के साथ इंटरफेयर करेगा। यूरिनरी कैथेटराइजेशन आप प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज़, उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो इसलिए जितने भी बॉडी पियर्सिंग ज्वेलरीज होती है वो पेशेंट को रिमूव करने होते हैं। इनसे इंजरी भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। और अगर कहीं पे पेशेंट को स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होगा, सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन होगा, तो वो कंट्राइंडिकेशन हो सकती है सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। अब पेशेंट को आपने एसेस किया, पेशेंट को पूरा प्रॉपरली आपने हैंडल किया, तो उसके बाद सेकंड प्रिपरेशन में और चीज़ आता है, दैट इज़ हेयर रिमूवल। जब भी हम सेकंड प्रिपरेशन में अपने पेशेंट की बॉडी जो है एसेस की, उसके बाद अब सेकंड प्रिपेयर करनी है। ज्वेलरीज आपने रिमूव की, कहीं पे कट से वो आपने डॉक्यूमेंट किया, इन्फेक्शन है वो डॉक्यूमेंट किया। अब अगर पेशेंट की स्किन आपने प्रॉपरली एसेस की, उसके बाद हेयर रिमूवल जो होता है, हेयर रिमूवल से सर्जिकल साइट के ऊपर अगर हेयर है तो अगर हम हेयर रिमूव करेंगे तो उससे इंजरी होने के चांसेस, स्किन इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ सर्जन जो होते हैं वो हेयर रिमूवल प्रेफर नहीं करते हैं, वो रिक्वेस्ट ही नहीं करते पेशेंट को, अगर हेयर है रखने दो, ऐसे ही रखते हैं। तो ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं कुछ सर्जन। लेकिन अगर ये सर्जिकल साइट पे जो हेयर है वो ज़्यादा थिक है तो उसको रिमूव करना ज़रूरी बनता है, क्योंकि ये जो हेयर रिमूवल है ये इंटरफेयर कर सकता है। अगर हेयर जो ज़्यादा थिक होगा वहाँ पे एक्सपोजर में इंटरफेयर करेगा, क्लोजर जब करना होगा तो उसमें इंटरफेयर करेगा, ड्रेसिंग जब अप्लाई करनी होगी सर्जिकल ड्रेसिंग उसमें इंटरफेयर करेगा। तो इसीलिए रिमूवल ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। अगर सर्जिकल साइड पे हेयर जो थिक होगा, तो हेयर जो होता है वो हम रिमूव करते हैं या तो क्लिपर से या शेविंग, रेजर से शेव ऑफ करेंगे या क्लिपर्स हम यूज़ करेंगे। और हेयर रिमूवल कब हम करते हैं, सर्जन के, जब भी सर्जन ऑर्डर करेगा तो उसी टाइम हम पॉसिबली सर्जिकल प्रोसीजर से पहले ही करना चाहिए, मतलब नज़दीक ही करना चाहिए। एग्जामिनेशन ग्लव्स लगाना चाहिए, पेशेंट को कवर करना चाहिए, खाली वो पार्ट एक्सपोज करना चाहिए जहाँ पे आपको हेयर जो होता है वो रिमूव करना चाहिए।
और पेशेंट का जो ये हेयर होता है वो हम चाहे क्लिपर से रिमूव करेंगे या रेज़र से शेव ऑफ करेंगे। अब क्लिपर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल क्लिपर्स होते हैं जिनमें फाइन टीथ होते हैं, वो हेयर को क्लोज स्किन के साथ क्लोजली कट करता है, तो इससे कट्स लगने के चांसेस कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। और क्लिपर्स शॉर्ट स्ट्रोक्स हम अप्लाई करते हैं स्किन के साथ, और ये जो हेयर की डायरेक्शन होती है, हेयर की डायरेक्शन जो होती है उसी डायरेक्शन में जो क्लिपर्स होते हैं वो कट करते हैं। और ब्लेड जो होते हैं, क्लिपर्स के जो ब्लेड्स होते हैं वो स्किन सरफेस के साथ फ्लैटली रह जाते हैं और स्मूथली ये कट करता है। अब उसके बाद यूज़ के बाद क्लिपर्स के जो ब्लेड्स होते हैं उनको डिसअसेंबल करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए और टर्मिनली स्टराइल करना चाहिए। क्लिपर्स की हैंडल क्लीन करनी चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए। कॉर्ड्स को या बैटरीज जो होते हैं, कॉर्ड्स को डिसइंफेक्ट करना चाहिए। बैटरीज इनमें रिचार्जेबल होती है। क्लिपर्स में जो हमारे पास ट्रिमर्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। अब रेज़र जो होता है, रेज़र से जब हम शेव ऑफ करते हैं, हेयर रिमूव करते हैं, तो ये पॉसिबली जब भी सर्जिकल प्रोसीजर होगा तो उससे पहले ही करना चाहिए, कुछ टाइम पहले, लाइक 30 मिनट्स पहले। क्योंकि अगर आप एक दिन पहले, एक नाइट पहले करोगे, अगर कट्स लग जाएंगे तो उसमें इन्फ्लेमेड टिश्यू हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप शेव ऑफ करोगे पेशेंट को, कट्स या निक्स वो अवॉइड करने चाहिए। ग्लव्स लगाना चाहिए ताकि ब्लड एक्सपोजर, अगर कहीं पे निक लग गया, कट लग गया पेशेंट की स्किन पे, तो उससे आपको ब्लड एक्सपोजर हो सकता है, वो आपके साथ टच हो सकता है। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए ग्लव्स लगाना चाहिए। अगर निक्स कहीं पे कट लग गया सर्जिकल प्रोसीजर से पहले, कुछ टाइम ही पहले, 30 मिनट्स पहले, तो उसको हम क्लीन वोंड कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर यही कट्स, ये एब्रेशंस कुछ घंटे पहले सर्जिकल प्रोसीजर से पहले लग गए, जब आपने ये शेव ऑफ किया था, हेयर जो है शेव ऑफ किया था सर्जिकल साइड से, तो उससे इन्फ्लेमेड वोंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। सर्जिकल इंसिजन जब आप दोगे तो उस टाइम इन्फ्लेमेड वोंड्स होंगे। तो सर्जन जो होता है वो चीज़ सर्जन को नोटिफाई करना चाहिए कि अगर कहीं पे कट लग गया, निक लग गया, कि जब हमने शेविंग की थी तो उस टाइम पेशेंट को स्किन के ऊपर कट्स लग गए। ये पूरा, अगर ज़्यादा कट्स लग गए होंगे, स्किन इंटैक्ट नहीं होगी, तो वो चांसेस हो, उससे क्या होगा, वो काज हो सकता है सर्जिकल प्रोसीजर कैंसलेशन के लिए। सर्जिकल प्रोसीजर कैंसिल हो सकता है उस चीज़ के लिए, उस चीज़ से। तो ड्राई शेव जो है वो अवॉइड करना चाहिए, प्रेफरेबली वेट शेव करना चाहिए। तो पहले स्किन जो होती है, हेयर जो होता है वो वेट करना चाहिए। सोकिंग से क्या होता है, तो केराटिन जो होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और हेयर जो होता है वो सॉफ्ट बन जाता है और इजी होता है रिमूव करने के लिए। जब भी आप रेजर से शेव ऑफ करोगे, हेयर रिमूव करोगे, एक शार्प क्लीन रेजर लेना चाहिए हर किसी पेशेंट के लिए, एक सेपरेट, और उसके बाद सेपरेट ब्लेड लेना चाहिए। जब भी आप रेजर यूज़ करोगे, हेयर रिमूव करोगे, उसके बाद क्या करना होता है, इस ब्लेड को डिस्कार्ड करना होता है, जो शार्प कंटेनर होते हैं उसमें डिस्कार्ड करना होता है। तो ये था स्किन प्रिपरेशन में उसके बाद आता है सर्जिकल स्किन क्लीनिंग फंडामेंटल्स, जिसमें हम बेटाडीन या एंटी माइक्रोबियल एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस जो होते हैं उनसे उस सरफेस को, सर्जिकल साइट को क्लीन करते हैं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिम्स वहाँ पे जो होंगे वो किल हो जाएंगे, उनका नंबर रिड्यूस हो जाएगा। तो फिजिकल प्रिपरेशन में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था यूरिनरी कैथेटराइजेशन। आज जो हमने डिस्कस किया दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ पेशेंट स्किन प्रिपरेशन। अभी प्रिंसिपल्स ऑफ पेशेंट स्किन प्रिपरेशन में सबसे पहले आपको स्किन कैसे प्रिपेयर करोगे, ताकि स्किन का, इसका पर्पस जो होता है वो ये होता है कि स्किन के ऊपर जो डर्ट होंगे, ऑयल होगा या ट्रांजिएंट रेजिडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनको हम रिमूव करेंगे, ताकि जब भी हम इंसिजन देंगे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो। कुछ सर्जन्स क्या कहता है, पेशेंट को बोलते हैं कि आप नहा लो सर्जिकल प्रोसीजर से पहले, जिस दिन सर्जिकल प्रोसीजर होगा उस दिन सुबह नहा लो आप एंटी माइक्रोबियल सोप से। उसके बाद जब पेशेंट वॉश करेगा बॉडी को, तो उसके बाद ऑयल्स या क्रीम्स, लोशंस यूज़ नहीं करने चाहिए, ये इंटरफेयर कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल सोल्यूशन जो होता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस जो होते हैं, उनकी एफिकेसी डिक्रीज होती है, या ईसीजी रिटर्न इलेक्ट्रोड्स के साथ इंटरफेयर करेगा। नर्स को चाहिए या असिस्टेंट को चाहिए कि पेशेंट की स्किन एसेस प्रॉपरली करे,
बॉडी पियर्सिंग ज्वेलरीज जितनी भी होती हैं उनको रिमूव करना हो तो उससे इन्फेक्शन इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होता है, बर्न्स होने के चांसेस ज़्यादा होता है। और हेयर रिमूवल, हेयर हम रिमूव करते हैं, आजकल कुछ सर्जन्स प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन अगर हेयर ज़्यादा थिक होगा सर्जिकल साइट के ऊपर तो उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इंटरफेयर कर सकता है, किस किस एक्सपोजर में इंटरफेयर कर सकता है, क्लोजर या सर्जिकल साइट ड्रेसिंग में इंटरफेयर कर सकता है। और उससे क्या होता है, पेशेंट रिटर्न इलेक्ट्रोड या ईसीजी लीड्स प्रॉपरली स्किन के साथ कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो उसमें इंटरफेरेंस होती है। तो हेयर हम रिमूव करते हैं या तो क्लिपर से या रेज़र से। बेटर होता है क्लिपर से, अगर क्लिपर से करेंगे क्योंकि उससे कट्स या निक्स लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। रेज़र से हम करते हैं, रेज़र से अगर हम करेंगे तो रेज़र नया रेज़र होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। तो ये पॉसिबली 30 मिनट्स बिफोर करना चाहिए, ज़्यादा पहले भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर निक्स या कट्स लग जाएंगे तो उससे इन्फ्लेमेड वोंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, जो कि काज हो सकता है सर्जिकल प्रोसीजर कैंसिलेशन के लिए। और जब भी आप शेव ऑफ करोगे पेशेंट को रेजर से, उसके बाद जो रेजर होता है उसको डिस्कार्ड करना होता है। सो दिस वाज अबाउट स्किन प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। स्किन प्रिपरेशन में नेक्स्ट जो है वो है कि सर्जिकल साइट जो होती है उसको हम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से कैसे प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू।